दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि जो नए एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट होते हैं उसमें से जो है वो 90% ऐसे बिजनेस हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते और अपने स्टार्ट होने के 1 साल के अंदर अंदर ही जो है वो बिजनेस बंद हो जाते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते अपने बिजनेस के अंदर। आखिर वो ऐसी क्या गलतियां कर रहे होते हैं, तो यही आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर बात कर रहे होते हैं कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं, अगर वो आप करते हो तो आप एक्सपोर्ट के बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे और उन गलतियों को कैसे जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। उन गलतियों को, ये तमाम चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं पूरी डिटेल के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड नरेंद्र माहेश्वरी। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि आज हम जो है वो बताने वाले हैं कि मिस्टेक्स ऑफ अनसक्सेसफुल एक्सपोर्टर्स, कि एक्सपोर्टर क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाते, वो कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं और उन गलतियों का क्या पॉसिबल रीज़न है और उनको कैसे जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। ये तमाम आज इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं आपको। अगर आप नए एक्सपोर्टर हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट करने का इरादा रखते हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए है, तो इसको लाजमी एंड तक देखिएगा। और जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं जिन्होंने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेता और घंटी के बने निशान को भी प्रेस कर ले ताकि मजीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन उन तक पहुंचते रहें। तो सबसे पहली गलती जो इन लोगों की है, जो वो कर रहे होते हैं और जो बहुत बड़ी गलती साबित होती है किसी भी एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए, और वो ये है कि करेक्ट मार्केट को टारगेट नहीं करना। देखिए, किसी भी तरह का आपका प्रोडक्ट क्यों ना हो, हर प्रोडक्ट की एक अलग अलग मार्केट होती है। अब फर्ज कर लेते हैं कि कोई अगर एक प्रोडक्ट है आपका, उसकी मार्केट जो है वो यूएसए के अंदर है, लेकिन आप यूएसए को टारगेट करने के बजाय मिडिल ईस्ट और इस तरह के जो है वो कंट्रीज को टारगेट कर रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती है। बहुत सारे जो नए एक्सपोर्टर्स हैं वो इसी वजह से जो है, एक ये बहुत बड़ी वजह है, इसी वजह से जो है वो फेल हो जाते हैं क्योंकि वो रिसर्च नहीं करते। एक्सपोर्ट बिजनेस करने से पहले, मार्केट में जो है आपका प्रोडक्ट उतारने से पहले ये रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है कि जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो या सप्लाई कर रहे हो, ये प्रोडक्ट, इसकी डिमांड कौन सी कंट्री में ज़्यादा है, किस कंट्री में इसकी मार्केट ज़्यादा है और पाकिस्तान से ये कहाँ, कौन कौन सी कंट्री के अंदर ये एक्सपोर्ट हो रहा है। ये रिसर्च करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जो नए जो एक्सपोर्टर्स जो मैंने यहाँ पर देखे काफ़ी सारे जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उसके अंदर एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि वो ये देखे बगैर, टारगेट किए बगैर जो है वो मार्केट में उतर जाते हैं और वो अपने बायर्स जो है वो गलत मार्केट के अंदर जाकर वो सर्च कर रहे होते हैं और इसी वजह से जो है वो महीनों गुजर जाते हैं, इनको कोई बायर नहीं मिल पाता और फिर वो शिकायतें करते हैं कि बायर ढूंढना तो बहुत मुश्किल काम है। देखिए दोस्तों, अगर मैं अगर अपने थोड़े बहुत एक्सपीरियंस से अगर मैं बात करूं, जो भी थोड़ा बहुत मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो चंद साल हमने काम किए हैं, उसके अंदर अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं कि बायर ढूंढना बड़ी बात नहीं है। अगर आप जो है सही मार्केट में जाकर, जहां पर आपके प्रोडक्ट की डिमांड है, वहां बायर ढूंढते हो तो बायर ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे मुश्किल तो होता है उस बायर को मेंटेन रखना। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, वो भी हम बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि कैसे अपने बायर को मेंटेन कर सकते हो। और सवाल पैदा होता है कि भाई हमें कैसे पता लगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कहाँ पर है और मैं किस मार्केट को टारगेट करूँ। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर हमारे पास गूगल मौजूद है, यहाँ पर हम रिसर्च कर सकते हैं। आपका जो कॉम्पिटिटर है उसको वॉच करें कि भाई वो कौन कौन सी कंट्री में वो माल जो है बेच रहा है। ये बहुत सारे तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके मौजूद हैं, वो भी हम आपको बताते रहेंगे एक एक करके। हम इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाएंगे कि भाई आप अपनी टारगेट मार्केट को कैसे सर्च कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इस सब चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर मैंने बताना शुरू किया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो बोरिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी मिस्टेक की बात करते हैं। जो एक्सपोर्टर्स हैं नए, वो दूसरी मिस्टेक यहाँ पर ये करते हैं कि वो बायर का जो बैकग्राउंड है ये चेक नहीं करते कि जो बायर जिससे आपकी डील करने आप जा रहे हो उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, वो किसी के साथ इससे पहले कोई फ्रॉड तो नहीं किया। ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जोश में होते हैं, नया काम होता है, नया चीज़ें होती हैं और पहली बार अगर कोई इंक्वायरी आती है बायर की तो वो काफ़ी ज़्यादा जोश में होते हैं और इस तरह की चीज़ें वो इग्नोर कर देते हैं और फिर वो ऐसे चुंगल में फंस जाते हैं कुछ फ्रॉड बायरों की, जिनका काम ही जो है वो स्पैमिंग करना है और लोगों को लूटना है, और ऐसे चक्रों के अंदर वो फंस जाते हैं। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस भी बायर के साथ डील करने जा रहे हो, क्या वो बायर सेफ़ है उनके साथ काम करना।
अब ये कैसे आप चेक कर सकते हो, इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं कि भाई आप कैसे एक जेन्युइन बायर को चेक कर सकते हो कि वो जेन्युइन है कि नहीं। वो उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आप वहाँ से जो है देख सकते हो उसको भी, कि वो आप कैसे चीज़ें चेक कर सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं और अब तीसरी मिस्टेक्स की अगर हम बात करें तो अब वो है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इनकोटर्म। जो इनकोटर्म्स होती हैं, जो जैसे FOB है, CNF है, CIF है, तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन का ना होना भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है। मैं आप जो है एक रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ। एक यूज़र था, एक हमारा ही सब्सक्राइबर था, उसने हमें कांटेक्ट किया और हमें बताया, ये जो किस्सा जो मैं बता रहा हूँ आपको उन्होंने बताया। अब उनके साथ किसी बायर ने अप्रोच किया और बायर ने उनसे जो है प्राइस मांगी उनके प्रोडक्ट की, कि भाई मुझे कोटेशन दो और मुझे जो वो प्राइस आप दोगे वो CNF आप देना था। जो हमारा सब्सक्राइबर था उसने ये इनकोटर्म्स के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता था कि FOB, CNF, CIF ये क्या होता है। तो उसने जो प्राइस उसको दी वो प्राइस दी FOB, क्योंकि उसने सुन के रखा था कि जो फ्रेड होता है, किराया होता है, कि वो खरीदार जो होता है, जो बायर होता है वो पे करता है। तो इसके जहन में एक यही चीज़ थी कि किराया जो है वो बायर खुद पे करेगा, मुझे वो पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने जो उसको FOB प्राइस दे दी। अब बायर ने उससे क्या मांगा था, CNF, उसने FOB प्राइस उसको दे दी। बायर खुश हो गया, उसने ठीक ठाक उसको ऑर्डर दे दिया, सब चीज़ें उनके साथ तय हो गई, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए, सब चीज़ें हो गए। जब बैंक में वो बेचारा गया तो बैंक वालों ने उसको समझाया कि भाई आप जो है इसको FOB में डील कर रहे हो और वो उसको CNF समझ रहा है। बैंक वालों ने उसको समझाया, तभी जाके उसको समझ में चीज़ें आई। और जब उसने बायर को दोबारा बताया कि भाई मेरे से मिस्टेक हो गई है, मैंने फ्रेड इस प्राइस के अंदर इंक्लूड ही नहीं किया, तो वो बायर उनसे नाराज़ होकर चला गया कि भाई आपको जो बिज़नेस की इतनी सी सेंस भी नहीं है कि भाई CNF का मतलब क्या होता है। तो इस वजह से जो है उसका जो बहुत ही अच्छा पोटेंशियल बायर जो अच्छी खासी उसको ऑर्डर दे सकता था वो उसके हाथ से निकल गया। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि ये समझ लें कि ये FOB क्या होता है, FOB क्या होती है, CNF क्या होता है, CIF क्या होती है। हम ऑलरेडी इन तीनों टॉपिक के ऊपर डिटेल के अंदर हम वीडियोस बना चुके हैं, इन तीनों जो है टर्म्स के ऊपर। उनके जो लिंक है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। मैं फिर भी शॉर्ट में जो है आपको बताता चलता हूँ। FOB का मतलब ये है कि जो फ्रेड है, जो भी फ्रेड है, जो जहाज़ का किराया है, वो आपका बायर देगा। इसके अलावा जितने भी खर्चे यहाँ पर होंगे, प्रोडक्ट की प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन, एजेंट का चार्जेस, ये तमाम चीज़ें जो भी खर्चे हैं वो आप पे करोगे। सिर्फ और सिर्फ फ्रेड है वो आपका बायर पे करेगा। CNF का जो है CNF टर्म्स के अंदर जो ये होगा, आपका किराया भी आप पे करोगे, बाकी जितने चार्जेस हैं वो भी आप पे करोगे। और CIF के अंदर जो है ये होता है कि CIF में ये किराया भी आप पे करोगे, तमाम चार्जेस भी पे करोगे, प्लस इसके अंदर इंश्योरेंस भी ऐड हो जाएगा। आप इंश्योरेंस भी करवा कर दोगे, उसके भी पैसे आप ही दोगे। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी, इनकी डिटेल इस लिंक के नीचे दिए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। और हम मजीद आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट इसमें है डॉक्यूमेंटेशन का। देखिए दोस्तों, हम इससे पहले भी कई बार बता चुके हैं कि जो भी प्रोडक्ट अगर आप पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उसके कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं। हर प्रोडक्ट के अपने स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी होता है कि जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो उसके ऊपर कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। अब यहाँ पर यही मिस्टेक कर रहे होते हैं हमारे कुछ भाई। नया बिजनेस होता है, उनको आइडिया नहीं होता कि उनको जो प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं कि उसके अगेंस्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनको चाहिए। वो चीज़ें एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं और बाद में जाके वो परेशान होते हैं। यहाँ पर एक और मैं एग्जांपल्स और एक रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये भी हमारे किसी जो है वो सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारे साथ शेयर करते हैं और हम यहाँ आपके साथ शेयर करते हैं ताकि ये तमाम चीज़ें आप समझो और ये मिस्टेक आप ना करो। अभी हुआ ये कि वो कुछ मसाले, पैकेट के जो मसाले होते हैं, बिरयानी, कोरमे, इस तरह के जो मसाले, रेडीमेड मसाले होते हैं, वो एक्सपोर्ट करना चाह रहा था। और वो मसाले किसी ब्रांडेड, बड़ा यहाँ पे ब्रांड है, उसके मसाले, वो कंटेनर उसने बेच दिए। वो कंटेनर उनका कस्टम में फंस गया कि भाई ये जो आप मसाले बेच रहे हो ये ब्रांडेड हैं। अब आप उस ब्रांड NOC के बगैर, उसकी NOC के बगैर वो नहीं बेच सकता। वो NOC, वो ब्रांड तो कभी भी नहीं देगा उसको। वो बेचारा परेशान हो गया, फंस गया और काफ़ी बेचारे को लॉस हुआ। अब ये कौन बताएगा कि आप जो डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो उसके अगेंस्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। ये आपको आपका कस्टम क्लियरिंग एजेंट बताएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। ये जिम्मेदारी कस्टम एजेंट की होती है। आपका फर्ज है कि अपने एजेंट से पूछें कि भाई मैं ये प्रोडक्ट भेजना चाह रहा हूँ इस कंट्री में, मुझे बताएं इसके अगेंस्ट कौन कौन सी कस्टम की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मुझे अरेंज करने होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मिस्टेक की बात करते हैं।
अब पांचवी अगर मिस्टेक्स की बात करें कि जो बेचारे नए जो ट्रेडर होते हैं वो किसी अनप्रोफेशनल और इनएक्सपीरियंस कस्टम क्लियरिंग एजेंट या फ्रेट फॉरवर्डर, इन दोनों की अगर हम बात करें कि उनके हाथों में फंस जाते हैं। अब हम इन दोनों को अलग अलग डिस्कस करते हैं कि अगर किसी अनएक्सपीरियंस और अनप्रोफेशनल कस्टम क्लियरिंग एजेंट के हाथ में अगर आप आ जाते हो या फ्रेट फॉरवर्डर के हाथ लग जाते हो आप, तो क्या क्या नुकसान आपके लिए हो सकते हैं। पहले बात करते हैं कस्टम क्लियरिंग एजेंट की। लेकिन दोस्तों, कस्टम क्लियरिंग एजेंट अगर प्रोफेशनल नहीं है या जो प्रोडक्ट आप उसको दे रहे हो उससे पहले उसने वो क्लियर नहीं करवाया या उसको उसके अगेंस्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का नहीं पता, तो फिर बहुत बड़ी ज़्यादती हो जाती है आपके साथ। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल जो है वो आपके साथ शेयर की कि उस दोस्त ने जो है वो उसको मसाले ब्रांडेड भेजने थे और वो कस्टम में वो फंस गया क्योंकि उसके पास एनओसी नहीं थी उस ब्रांड की, और एनओसी वो ब्रांड एनओसी देगा भी नहीं। अब ये जिम्मेदारी तो उस कस्टम क्लियरिंग एजेंट की थी इसको बताना कि भाई ये चीज़ आपको चाहिए होगी। अब हो सकता है कि एक्सपोर्टर ने क्लियरिंग एजेंट को नहीं बताया हो, ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि भाई ये ब्रांडेड मसाले बेच रहा है, ये भी तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन हम यहाँ ये अज्यूम कर रहे हैं कि एक्सपोर्टर ने एजेंट को बताया है और एजेंट ने उसको नहीं बताया, तो ये तो हुआ अनप्रोफेशनल बिहेवियर। तो इस तरह के जो अनप्रोफेशनल लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान कर देते हैं नए एक्सपोर्टर को। लेकिन उसमें इन चीज़ों के अंदर जब बंदा फंसता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और नए एक्सपोर्टर बेचारे तौबा कर लेते हैं कि भाई दोबारा हमें एक्सपोर्ट ही नहीं करना। वो इतने बुरे फंस जाते हैं, इतने ज़्यादा चार्जेस इनको लग जाते हैं, डैमेज चीज़ें लग जाती, जिस वेसल में वो कंटेनर लोड होना था वहाँ शट आउट वो करवा देते हैं, डिले करते हैं चीज़ों का, ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, तो इससे आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो इस तरह के, तो इसीलिए हम बार बार यही रिकमेंड कर रहे होते हैं कि भाई किसी प्रोफेशनल कस्टम क्लियरिंग एजेंट के साथ ही काम करना चाहिए, जो ऑलरेडी जिसका एक्सपीरियंस हो उस प्रोडक्ट के अंदर। वो आपको बेहतरीन मशवरे देगा, अच्छे मशवरे देगा और आपका कंसाइनमेंट भी सस्ते में क्लियर करवा के देगा और जल्दी क्लियर करवा कर देगा। अब बात करते हैं फ्रेट फॉरवर्डर की कि फ्रेट फॉरवर्डर अनप्रोफेशनल और इनएक्सपीरियंस फ्रेट फॉरवर्डर आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, सबसे बड़ा नुकसान होता है कि अगर वो अपनी फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस नहीं है तो वो तो जो है वो आपका कंटेनर शट आउट करवा देगा, वो टाइम पे डॉक्यूमेंट शिपिंग कंपनी में फाइल नहीं करेगा, चीज़ें जो है वो गलत फाइल कर देगा, चीज़ें गलत रेट आपको गलत बता देगा, या कोटेशन जो है जो आपने पहले आपको उसने कोटेशन दी थी बाद में वो मुकर जाना या कोई नई चीज़ उसके अंदर ऐड कर देना, कंटेनर शट आउट करवा देना। और बहुत सारे इश्यूज हैं, डिले बीएल लेने के अंदर बीए जो है वो डिले करवा देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को जो है वो सही से चेक नहीं करते, जो उनका फ़र्ज़ होता है बताना वो नहीं बताते उसके अंदर। जैसे एक नया एक्सपोर्टर होता है उसको तो तजुर्बा नहीं होता इन सब चीज़ों का। जैसे बीएल इशू करवाने के लिए जो है ये ज़रूरी होता है कि बीएल के अंदर फॉर्मी नंबर होना चाहिए। अगर जो नया एक्सपोर्टर है उसको ये सब चीज़ें नहीं पता तो ये जिम्मेदारी फ्रेट फॉरवर्डर की है कि भाई ये उसको बताए कि उसको बताए या उससे मांगे कि भाई आपने जो मुझे बीएल ड्राफ्ट दिया है उसके अंदर फॉर्मी नंबर नहीं है और बगैर फॉर्मी नंबर के बीएल इशू नहीं होगी आती है। और जब बीएल उठाने के लिए वहाँ पे वो जाते हैं तो फिर वो बता देंगे भाई आपने जो है वो ड्राफ्ट में बीएल नंबर नहीं लिखा था, क्या आपने क्या चेक किया, उसको तो नया एक्सपोर्टर उसको नहीं पता, तो उसने आपने क्या चेक किया, उसके अंदर कोई गलतियां कर देते हैं, कुछ और मिस्टेक कर देते हैं। अब देखिए, सब चीज़ें सबमिट होने के बाद जब बीएल में बाद में करेक्शन होती है ना, उनके करेक्शन चार्जेस होते हैं $100 वो ले रहे होते हैं। $100 बड़ी अमाउंट होती है एक छोटे जो है एक्सपोर्टर के लिए, और वो उनको लग रही होती है। तो इस तरह के इनएक्सपीरियंस लोगों के साथ अगर आप काम करते हो तो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कुछ लोग तो भाई इन सब चीज़ों से तौबा कर लेते हैं कि भाई दोबारा मैंने एक्सपोर्ट नहीं करना। तो बेहतर यही होता है कि अच्छे लोगों के साथ काम करें। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये लोग अच्छे क्लियरिंग एजेंट और फ्रेट फॉरवर्डर हम ढूंढें कहाँ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे हमारे इसी चैनल पे, हर चीज़ डिटेल के साथ हम आपको बताना शुरू करेंगे। वीडियोस बना के इन फ्यूचर इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे जहाँ पर हम आपको लीगल तरीके बताएंगे कि कैसे आप प्रोफेशनल कस्टम क्लियरिंग एजेंट और फ्रेट फॉरवर्डर आप ढूंढ सकते हो। इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे होते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं मज़ीद कौन कौन से मिस्टेक्स जो है वो कर रहे होते हैं नए एक्सपोर्टर। ये है 6ठी मिस्टेक्स, और यही रीजंस हैं जिसकी वजह से ज़्यादातर बिजनेस जो है वो ज़्यादा अरसा नहीं चल सकते। देखो, आप बायर ढूंढ लेते हो, सब चीज़ें हो जाती हैं, प्रोडक्ट भिजवा देते हो और बायर को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आता, या आपकी क्वालिटी वक्त के साथ साथ जो है वो
बुरी होती जा रही है तो आप इस मार्केट के अंदर नहीं रह पाओगे, बायर आपसे नाराज़ होकर चला जाएगा। तो आपको अपने बायर को और अपनी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उन दोनों को मेंटेन रखना होता है। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतरीन होगी तो वो बायर कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। अब प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो कैसे मेंटेन रखी जा सकती है? अगर प्रोडक्ट आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो फिर तो ये तो प्रॉब्लम आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि ये खुद आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप जो है वो लाजमी 100% अपनी जो है वो कोशिश करोगे कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट ही हो और अपने बायर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही हो। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट किसी से खरीद के एक्सपोर्ट कर रहे हो तब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट आ जाती है, क्योंकि आप किसी और से खरीद रहे हो और आप अपनी पूरी कोशिश करोगे उनसे कि भाई कन्वेंस करके कि भाई अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मुझे दें, लेकिन एट द एंड जो है कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता। एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाह रहे हो तो वो प्रोडक्ट या तो आप खुद मैन्युफैक्चर करो, अगर आप किसी से लेते भी हो तो अपनी निगरानी के अंदर उसको पैक करवाएं, अपने लोग खड़े करें, अच्छे से चीज़ों को देखें, क्योंकि अगर जहाँ से भी अगर आपकी नज़र वहाँ से हटी, यहाँ पर डंडी मारना यानी धोखा देना जो है वो नहीं भूलते। वो ये नहीं समझते कि वो ये ऐसा करके वो उसको नहीं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ऐसे बिजनेस ज़्यादा नहीं चलते हैं। तो अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन रखें, आपकी सक्सेस जो है वो यकीनन होगी। ये जो पॉइंट्स हमने आपको 6 बताए हैं इनके ऊपर वर्कआउट करें। ये वो पॉइंट्स जिनकी बिना पर जो एक्सपोर्टर्स हैं नए मार्केट में जो है वो नहीं रह पाते इन सब चीज़ों की वजह से। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखें, जो जो चीज़ें हमने बताई हैं वो उनके ऊपर जो है वो आप सोचें, अप्लाई करें। तो दोस्तों उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। हमने डिटेल में यहाँ आपको सब चीज़ें बताई। अगर कुछ भी पूछना हो आपको, जो भी सवाल हो आपका, हमें कमेंट्स में ज़रूर पूछें और इस वीडियो के बारे में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, मज़ीद हम क्या इम्प्रूवमेंट करें इसके साथ, और मज़ीद आप किस टॉपिक के बारे में मज़ीद हमसे पूछना चाह रहे हो वो वीडियो के अंदर हमें लाजमी बताएं, ताकि हम उस वीडियोस के ऊपर भी, उन टॉपिक्स के ऊपर भी बात करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।